नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपको हंसाने, गुदगुदाने और लॉकडाउन में मनोरंजन का तड़का लगाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉकडाउन में सुपर फन। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। इस वक्त पूरा देश लॉकडाउन 3.0 से कैद है। आप लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। जाहिर सी बात है कि बोर भी हो रहे होंगे, इसलिए आपके मूड को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए हमारा एंटरटेनमेंट का तड़का लगातार जारी है। आज के शो में हमारे साथ जुड़ेंगे दो कवि जिनके हास्य और व्यंग का हर कोई मुरीद है, और निश्चित रूप से इनके हास्य के फव्वारों से खुद को बचा पाना नामुमकिन है। स्वागत करते हैं हमारे दो खास मेहमानों का, अनिल अग्रवंशी और आरपी शर्मा। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, आप दोनों का। नमस्कार। आप लोगों को आवाज मिल रही है क्या? नमस्कार। नमस्कार जी। बिल्कुल, अब शो की शुरुआत करते हैं। और जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया, अनिल जी और आरपी शर्मा जी, कि हास्य जब शुरू होगा तो रुकेगा नहीं, राजधानी एक्सप्रेस की तरह गुजरता चला जाएगा। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं, आरपी शर्मा साहब। क्या कुछ आज दर्शकों के लिए लेकर आए हैं पिटारे से? देखिए, लॉकडाउन में हर घर की एक अलग कहानी है जी। लॉकडाउन में हर घर की एक अलग कहानी है। जो काम किसी ने कभी नहीं किए वो लॉकडाउन में हो रहे हैं। तो मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं कि मेरी पत्नी हमेशा परेशान रहती थी, घर में वक्त नहीं देते हमेशा कहती थी। अब वर्किंग डे वाले दिन तो वक्त ही नहीं होता था, और छुट्टी वाले दिन में पूरा दिन होता था। और जब लॉकडाउन की बात बड़े भैया ने टीवी पे बतलाई, उस दिन मेरी पत्नी फूले नहीं समाई। बोली वो सही कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, वो सही कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। अब ये वक्त हम घर में प्यार के मिलकर बिताएंगे, ये वक्त हम घर में प्यार के मिलकर बिताएंगे। फिर क्या था, फिर कभी चाय कभी पकौड़े और नए नए पकवान बनते थे, और हम तो निठल्ले खाते सो जाते, फिर उठ के टीवी देखते और मस्त रहते थे। पर काम इतना बढ़ गया कि नौकरानी भाग गई। और 5-6 दिन में इतना बुरा हाल हो गया कि दुश्मनी जाग गई। बाहर पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। जब ये बात उसके संज्ञान में आई, उसने तुरंत हमें थैले के साथ सामान की लिस्ट थमाई। फिर उस दिन बाहर क्या निकले मेरे भाई, फिर अगले 7 दिन खटिया में पड़े पड़े करते रहे शिकाई। 8वें दिन वो हमारी कराने को दोबारा ठुकाई। वो एक नई योजना लेके आई। बोली सूजन कम हो गई है और चलने में भी नहीं है कोई लड़खड़ाहट, थोड़ा बाहर घूम आओ, दिखाया अपने ठाट बाट। अब भी अगर तुम काम नहीं करोगे घर का तो डायल कर दूंगी हेल्पलाइन, और 14 दिन को करा दूंगी तुम्हें क्वारंटाइन। अब भाई साहब, ये वक्त का मारा बेचारा बादशाह बन गया गुलाम, और रोते गाते सीखे घर के सारे काम। प्याज काटते काटते रोता था, रोते रोते कपड़े धोता था। प्याज काटते काटते रोता था, रोते रोते कपड़े धोता था। पर अब लॉकडाउन के नियम में पूरी तरह निभा रहा हूँ। सुबह शाम पत्नी के पैर भी दबा रहा हूँ। पहले मैं केवल दफ्तर के काम जानता था, मेरा बेटा भी मुझे केवल एक कर्मचारी के रूप में जानता था। पर अब पूरा का पूरा परिवार मुझ पर निर्भर रहता है, और मेरा बेटा भी मुझे हाउसवाइफ कहता है जी। ये हाल है। बहुत बढ़िया। और ये दर्द है दरअसल पत्नी पीड़ित पति का, जो कविताओं के माध्यम से निकल रहा है हास्य के तौर पे। अनिल अग्रवंशी भी हमारे साथ हैं। लगातार आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे और ये चर्चा चलती रहेगी हास्य व्यंग्य की। अनिल जी, क्या कुछ है पिटारे में? क्या है पहला हास्य लोगों के लिए? जीवन में कितनी परेशानी आ जाए, लेकिन हास्य बहुत अनिवार्य है। अगर हमारे भीतर खुशी होगी, चेहरों पर हंसी होगी, तो ठाके होंगे तो जीवन में कोई परेशानी हमें परेशान नहीं कर पाएगी। मैं 4 पंक्ति से शुरू करता हूँ कि हंसना हंसाना आदत है, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। बहुत सारी बातें हो जाती है जीवन में। अभी कोरोना के बीच में भी कोई जल्दी नहीं थी, फिर एक ने शादी करवा ली अपनी, उसको बहुत मना करी, रहने दे, बोला नहीं अब तो करवा के छोड़ दूंगा, करवा के मारना गला। क्या घटना घटी शादी वाले दिन सुनिएगा। पहली रात को
कि शादी की पहली रात ही घूंघट जो उठाया, शादी की पहली रात, शादी की पहली रात ही घूंघट जो उठाया, तो चेहरे पे लगाया हुआ मास्क हटाया। घूंघट के नीचे भी एक और घूंघट था। तो चेहरे पे लगाया हुआ मास्क हटाया, बीवी ने कभी खांस के फिर जोर से चीखा, तो दिनों तलक पति फिर पास न आया, तो दिनों तलक पति फिर पास न आया। बहुत सारी चीजें हो जाती है साहब, ऐसा थोड़ी ना है कि अभी बहुत सारे बुजुर्ग, अभी एक पुलिस वाले से बात हो रही थी, बोला यार 55 साल का हो गया, गवर्नमेंट ने कि भी मत निकलना, तुम्हारे को कोरोना का ज्यादा, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई साहब। जिन लोगों को समझ रहे हैं ना, वो लोग हो सकता है हमसे ज्यादा हेल्दी हो। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा साहब। कहीं ऐसा ना हो ये लॉकडाउन शाप बन जाए, कहीं ऐसा ना हो ये लॉकडाउन शाप बन जाए, आबादी पहले ही ज्यादा है ना अभिशाप बन जाए, जिन बुढ़ों को डर था वो कोरोना में न मर जाए, दिसंबर तक नहीं ऐसा हो के वो बाप बन जाए, दिसंबर तक कहीं ऐसा ना हो वो बाप साहब। और हम तो हरियाणा के लोग हैं, वैसे भी टेंशन बिल्कुल रखते ही नहीं भाई साहब। टेंशन इतनी हो गई है लोगों को, दुनिया टेंशन में बैठी है। ये तो कोरोना की तो चलो जेन्युइन टेंशन आ गई भाई साहब, इतनी टेंशन में बैठे हैं। एक बैठा टेंशन में, मैंने पूछा ना तू टेंशन में क्यों बैठा है, बोला भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाए। मैं बोला तो तू टेंशन में क्यों बैठा है, बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके, कुछ नेता लोग कितनी टेंशन में बैठे। टेंशन का कोई ठीक नहीं है, हर जगह टेंशन होती है। बहुत बढ़िया। और हमारे, हाँ जी आशीष जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, ये बहुत ही, और आपने एक जिक्र किया, हरियाणा वाले तो टेंशन लेते नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं कि जोक भी जो है ना, जो हास्य व्यंग है, वो हरियाणा की मिट्टी में एकदम घुला मिला है। कोई भी बोलेगा हरियाणा के किसी भी ताऊ से आप बात कर रहे हैं तो उसकी 2 बातों में जुमले जरूर होंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, वो एक लड़का है ना, जा रहा बस स्टैंड पे, 3 लड़कियां खड़ी थी, घूरता हुआ जा रहा था, वो उसकी नजर पड़ी नहीं, नीचे पैर में पत्थर पड़ा था, पत्थर पड़ते ही गिर गया अगला। तो एक लड़की जो भोली वाली सी थी उससे बोली अरे भैया चोट तो नहीं लगी। दूसरी ओर थी एटीट्यूड वाली, बोली बदतमीज कहीं का। अब हरियाणा की ओर ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये बिल्कुल 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 यही मिठास है। दरअसल ये हास्य व्यंग की मिठास है, भाषाई अंतर भी लोगों को भाता है और इसीलिए इसमें हास निकल आता है, कुछ ऐसा ही नजर आता है। एक बार फिर आ रहे हैं आपके पास आरपी शर्मा साहब, बहुत कुछ लिखा है आपने, और कोरोना काल में तो इतनी तरीके की एक तरीके की एक्टिविटी घरों में दिख रही है। आपने घर का एक पूरा प्रसंग बताया, कैसे कैसे मेरे पे क्या हो रहा है, यानी कि आप पे, और मुझे लगता है हिंदुस्तान के तमाम पतियों पे ऐसे ही हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नया और क्या लेंगे दर्शकों के लिए, क्या कुछ और? देखिए आज अचानक क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं कि आज अचानक एक कोने में कोरोना नजर आया। आज एक कोने में अचानक कोरोना नजर आया, किसी चिंता का था उस पर गहरा छाया। मैंने कहा तुम ये मत सोचना कि हम तुमसे डरे खड़े हैं, तुम ये मत सोचना कि हम तुमसे डरे खड़े हैं, अरे हम तो खुद तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, हम तो खुद तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। तो कोरोना बोला कि मैंने सोचा था कि भारत का बुरा चाहने के लिए लोगों के साथ हो जाऊंगा और मैं भी इंसान और इंसानियत के टुकड़े कर अपना जौहर दिखाऊंगा, पर भारत की तैयारी देख मेरे तो दिमाग तक के उड़ गए तीतर। अब पछता रहा हूं क्यों आया इस देश के भीतर। मैंने कहा बेटा ये नया भारत है, इसका अब वो प्रधान है जिसके पास हर नई और पुरानी समस्याओं का समाधान है। 370 तक हटवा दिए और मंदिर बनवा रहा है, भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। तो कोरोना हाथ जोड़कर बोला भाई साहब मैं तो खुद या फंसा महसूस कर रहा हूं, कहीं मर ना जाऊं इसीलिए छुपा छुपा फिर रहा हूं। हौसलों से तो मरा पड़ा हूं, हौसलों से तो मरा पड़ा हूं, केवल शरीर से जिंदा हूं। अपनी सोच पे मैं बहुत शर्मिंदा हूं, अपनी सोच पे बहुत शर्मिंदा हूं।
तो कोरोना खत्म हो चुका है और बचा कुछ और खत्म हो जाएगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास अपना कायम रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, और हास्य व्यंग से अपने आप को और ज्यादा एनर्जाइज रखना है, बूस्ट रखना है। बिल्कुल ये एक तरीके के एनर्जी बूस्टर हैं। इम्यूनिटी को शरीर में जब हंसी मजाक आप करते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। हमारे साथ लगातार अनिल जी भी बने हुए हैं। अनिल जी, बहुत सारी अलग अलग परिस्थिति पे कवि लिखता है। कोरोना की वजह से एक परिस्थिति नहीं है, घरों में बाहर भी कुछ चल रहा है, अंदर भी कुछ चल रहा है, बाहर अंदर मिलाकर भी कुछ चल रहा है। तो और क्या कुछ कवि मन जो है, कवि हृदय जो है वो गढ़ रहा है। एक दोस्त का कल टेलीफोन आया, आशीष जी मेरे पास, कह रहा यार शराब नहीं मिल रही। मैंने कहा क्या हो गया तेरे को? तो एक का आया, बोला ये बाहर चल रहा है, शराब के लिए किसी में दबाव नहीं डालना, ये बाहर चल रहा है। मैंने कहा कितने अच्छे विचार है। बोला यार विचार बुचूर कुछ नहीं है, बाद में अपने लिए कम पड़ जाती है। ठीक बात है। अब उसने मेरे को एक भाई साहब टेलीफोन पे जो पैरोडी सुनाई वो आपको सुना देता हूँ दोस्त ने, क्या उसकी पीड़ा है, सुनिएगा पैरोडी के माध्यम से। ओहरे सब्जी मिले गली गली में, आटा दाल राशन में, दारू किस ठेके पे कोई जाने ना, ओहरे सब्जी मिले गली गली में, दारू बिन हो जाएगा जीवन का खात्मा, जीवन का खात्मा, कितने दिन से प्यासी है चंदू की आत्मा, चंदू की आत्मा। और एक गुहार लगा रहा है, ओ सीएम रे कितने दिन से प्यासी है चंदू की आत्मा, बूंद छुपी किस बोतल में कोई जाने ना, ओहरे सब्जी मिले गली गली में, आटा दाल राशन में, दारू मिले किस ठेके पे कोई जाने ना। मस्ती का कोई मुकाबला नहीं है साहब। मैं तो चार पंडितों के साथ ये बात कहता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। वो एक हरियाणा के बच्चे का रिजल्ट आया, आशीष भाई, आशीष जी जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, वो एक का रिजल्ट आने वाला था कि वैसे ये मेरी कमी भी है अनिल जी, ये मेरी कमी है कि मैंने इस पे दाद नहीं दी, वाहवाह मैंने की नहीं, इसलिए आपको पता नहीं चला। और कवि को अगर वाहवाह ना कहा जाए तो वो रुक जाता है, ये उसका नियम है, ये कविता का, ये मंच का नियम है, ये मंच का नियम है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, और ये तो अच्छा भाई साहब, आप जो ना ये सुन रहे हो तो हमारे को दिक्कत नहीं पड़ रही है। हम तो कवि सम्मेलनों में जाते हैं, बड़ी दिक्कत पड़ती है। मैं एक बार लाइव कवि सम्मेलन के अंदर ऑडिटोरियम में कविता पढ़ रहा, एक महिला 15 मिनट से भाई साहब गुस्से में घूर रही मेरी तरफ, 15 मिनट से। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सांस से मिलती है। कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, कौन लुगाई किसको नहीं निपटा देते भाई साहब। और कभी की कविताएं नहीं सुनी जाए तो एकदम दम घुट जाता है। आजकल बहुत बड़े परेशान है हम लोग, आजकल लॉकडाउन हुआ, कौन तो बहुत दिक्कत सुनेगा। मैं तो अर्जी लगाइए, बहुत दिक्कत है। दुनिया बनाने वाले मुझको बता दो कहाँ जाऊं, जिसको कविता मैं सुनाऊं कर्फ्यू में, जिसको कविता मैं सुनाऊं। बिना सुनाए मेरा दम घुट रहा है, बिना कविता मेरा दम घुट रहा है, दुनियादारी से मेरा मोह उठ रहा है, ताली की गूंज बिना जीवन है सूना, ताली की गूंज बिना जीवन है सूना, जाएगा ना तेरा पापी कोरोना। अपनों ने साथ छोड़ दिया,
गैरों को कैसे पटाऊं, इसको कविता मैं सुनाऊं। शर्मा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शर्मा जी से उत्तर ले लेते हैं, शर्मा जी से ही उत्तर ले लेते हैं। जी 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 जी, नहीं, दर्द बहुत है, कवियों का दर्द है। और जो मेरे भाई पीने के शौकीन हैं, हाँ। उनके तो बहुत ही दर्द है। उनका दर्द मैं एक पैरोडी के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, आपके दर्शकों तक, कि हाय हाय रे मजबूरी, हाय हाय रे मजबूरी, दारू से इतनी दूरी, बिन पिए रहा नहीं जाए, एक लॉकडाउन के चक्कर में पीने वालों को नींद ना आए, हाय हाय रे मजबूरी। कितनी रतियां बीत गई बैठे थे आश लगाए, कितनी रतियां बीत गई बैठे थे आश लगाए, जिस दिन ये खुले दुकानें वो दिन कब आए, कब आए, मधुर मिलन को ये प्राणी बेचैनी से तड़पा जाए, पीने वालों को लॉकडाउन में बिल्कुल नींद न आए, हाय हाय रे मजबूरी, दारू से इतनी दूरी। अब देखिए अब क्या नहीं, हुआ। मुझे लग रहा है शर्मा साहब, जी शर्मा साहब, मुझे लग रहा है कोरोना इसीलिए नहीं जा रहा है देश से। इतनी अच्छी अच्छी कविताएं आप लोग सुना रहे हैं, उसका मन लग गया है, उसका मन लग गया। अब देखिए अब जी, अब क्या होता है जब दुकानें खुलती हैं, तो अब दुकानें खुली तो उनका जी ललचाया, अब दुकानें खुली तो उनका जी ललचाया, और दारू लेने गए थे वो पर पुलिस का डंडा खाया, खाया। अब सूजन लेके लौटे हैं वो, चैन से बैठ भी न पाए, हाय हाय रे मजबूरी, दारू से इतनी दूरी, बिन पिए रहा नहीं जाए, एक लॉकडाउन के चक्कर में पीने वालों को नींद न आए, हाय हाय रे मजबूरी। जी आशीष भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे हमारे कोरोना वॉरियर्स भी काम कर रहे हैं, उन पर अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा हमले भी हुए, फिर सरकारों ने भी कोशिश की। एक कवि मन बहुत सारी भावनात्मक चीजों पर भी लिखता है। अगर अनिल अग्रवंशी आपने इस पर कोई कविता गढ़ी हो तो मैं चाहूंगा दर्शकों को सुनाएं आप। मुझे सूचना जैसे मिली थी चैनल वालों से कि हाथ से रखना है केवल, लेकिन इस दौरान हालांकि कोरोना को लोग अभिशाप मानते हैं, मैं वरदान भी मानता हूं, बहुत से अच्छे कार्य भी हुए, लेकिन हमारे मजदूर भाइयों के लिए कहीं अभिशाप भी बन गया। और जब टीवी में आज अभी आपके चैनल से ही मैं खबर सुन रहा था कि 24 लोग आज मजदूर लोग मारे गए, तो उनकी ऐसी क्या मजबूरी है जो घर से चले जाते हैं। मैं 2 घनाक्षरी पढ़ता हूं साहब, आपने आदेश दिया है तो सुनिएगा आप, और शर्मा जी आप भी सुनिएगा। जी 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 बिल्कुल। के सर पे है धूप, मेरे पेट में है भूख। अब एक मजदूर चला जा रहा है, मीडिया वाले पूछ रहे हैं ऐसी क्या मजबूरी है साहब जो आप चले जा रहे हो, तो वो क्या कहता है और उसकी क्या मजबूरियां हैं। अगर आपको लगता हो कि मजदूर की वास्तविक मजबूरी है ये, तो कहीं हादसे के साथ इन संवेदना को भी जोड़ता हूं, सुनिएगा। कि सर पे है धूप, मेरे पेट में है भूख। अब मंजिलों की दूरी मेरा दिल दहलाती है। जब 24 लोग मर जाते हैं या 16 लोग मर जाते हैं रेल के हादसे में, तो मजदूर क्या कहता है कि सर पे है धूप, मेरे पेट में है भूख। अब मंजिलों की दूरी मेरा दिल दहलाती है। गोदी में ये लाल लिए, जेब कंगाल लिए। गोदी में बच्चा भी है साहब, कि गोदी में ये लाल लिए, जेब कंगाल लिए। हर पल मेरी मजबूरी तड़पाती है। कि मैया की खबर आई, आंख तभी भर आई। घर से खबर आई है कि माता नहीं रही। कि मैया की खबर आई, आंख तभी भर आई। याद उन लम्हों की कितना रुलाती है। कोरोना का डर मेरे दिल को डराता नहीं। कोरोना का डर मेरे दिल को डराता नहीं। मुझे भूखे बालकों की सूरत डराती है। कोरोना का डर मेरे दिल को डराता नहीं। भूखे बालकों की मुझे सूरत डराती है। रोजगार छूट गया, वक्त पीछे छूट गया। रोजगार छूट गया, वक्त अभी रूठ गया। बेबस लाचारी मेरे आंसू छलकाती है। रोजगार छूट गया, वक्त पीछे छूट गया। बेबसी लाचारी मेरे
आंसू छलकाती है। पिता की दवाई और बेटी की सगाई, अभी बच्चों की पढ़ाई ताने मुझको सुनाती है। पिता की दवाई और बेटी की पढ़ाई, कभी बच्चों की पढ़ाई मुझे ताने ये सुनाती है। पिता की दवाई कभी बेटी की सगाई, मुझे बच्चों की पढ़ाई अब ताने ही सुनाती है। देखूं जब चारों ओर आए तो घनघोर, देखूं जब चारों ओर अंधकार घनघोर, रोशनी कहीं भी कोई नजर ना आती है। कर्तव्यों का एहसास एक तेरा विश्वास, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी, इतनी समस्याओं के बाद भी दूर क्या कहता है कि कर्तव्यों का एहसास एक तेरा विश्वास। भगवान से कह रहा है कि कर्तव्यों का एहसास एक तेरा विश्वास, तेरी कृपा की आस हौसला बढ़ाती है। कर्तव्यों का एहसास एक तेरा विश्वास, तेरी कृपा की ये आस हौसला बढ़ाती है। रोजगार छूट गया, वक्त सारा बीत गया। साहब कहीं ना कहीं देश में प्रॉब्लम है, लेकिन ये संकट जरूर मिटेगा। हर सदी में कभी ना कभी ऐसा होता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे मंत्रिमंडल ने और विपक्ष की तमाम पार्टियों ने इस दुख की घड़ी में बहुत साथ दिया है देशवासियों का, और आपस में भी सहयोग की बहुत क्रिया बनी है। हिंदुस्तान ही है, चाहे एक भाई दूसरे भाई के दर्द को देखकर परेशान होता है, पीड़ा को देख के परेशान होता है, और जहां एकता होती है वहां संकट कभी नहीं रहता। दोस्तों, ये संकट मिट जाएगा, और मुझे ये उम्मीद है कि हम सब पूरी तरह निर्देशों का भी पालन करेंगे, स्वस्थ रहे, अपने घर में सुखी रहें। शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहें तो बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जो संवेदना की बात हुई, तो मेरा ये मानना है कि जरूर कहीं ना कहीं अच्छा भी हुआ होगा, जो मैं कविता के माध्यम से आप के दर्शकों को पहुंचा रहा हूं, कि एक बूढ़ी माँ बड़े गर्व से रहती थी, एक बूढ़ी माँ बड़े गर्व से रहती थी, विलायत से बेटा लौटेगा यकीन से कहती थी, विलायत से बेटा लौटेगा यकीन से कहती थी। एक रोज एक फोन आया तो अपने हाथों ने बड़ी उम्मीद से उठाया। अमेरिका से बेटे का फोन था, जब तक माँ रोती रही वो मौन था। बाबूजी के अंतिम संस्कार पर न पहुंच पाने का शोक मना रहा हूँ। माँ, मैं 15 मार्च को इंडिया आ रहा हूँ। माँ खुशी से झूम उठे, अब खत्म होगा उसका वनवास, अब उसका बेटा रहेगा अपनी माँ के पास, अब उसका बेटा रहेगा उसकी माँ के पास। उसने दीप जला, आरती उतारी। जब बेटा घर आया, माँ ने उसकी पसंद का पकवान पकाया। अकेले रहना बहुत मुश्किल है, बेटा बार बार माँ को समझाता था, और वो पूरे दिन माँ को वृद्धाश्रम की फोटो दिखलाता था। पर माँ तो माँ थी, वो बेटे की खुशी की खातिर उसने पोंछे अपने आंसू और पति का फोटो बैग में रख बोली, ठीक कहता है तू। ये सुन बेटे की खुशी का ना रहा कोई ठिकाना। उस दिन शुरू हुआ घर में दलालों का आना जाना। जिस रोज एक दलाल को घर भाया, लालची बेटा वृद्धाश्रम भी तय कराया। पर उसी शाम देश प्रधान का सुन संदेश, रात 12 बजे से थम गया पूरा देश। माँ भोली थी, इन बातों से थी अनजान, पर बेटा मन ही मन हो गया परेशान। माँ पकवान बनाती, वो बेमन से खाता था। माँ बचपन याद दिलाती, जो भूला बैठा था। माँ बचपन याद दिलाती, जो वो भूला बैठा था। खुद को कैदी की तरह जकड़ा जकड़ा पाता था, बिल्कुल, पर खबरों में अमेरिका की हालत देख सहम जाता था। वक्त मिला सोच को भी थोड़ा ठहराव। अब माँ के हाथ का खाने के लिए उमड़ा वो बचपन वाला चाव, माँ के हाथ के खाने के लिए उमड़ा वो बचपन वाला चाव। जी बिल्कुल, इसीलिए याद आया बहुत कुछ। जी आरपी शर्मा साहब, चूंकि वक्त की थोड़ी सी बाध्यता है, जी, वरना आपकी इस कविता के आखिरी अंश को सुनना बहुत जरूरी भी था, और ये कहीं ना कहीं उसका कंक्लूजन यही था कि धीरे धीरे रिश्तों में जो एक गर्माहट होती है, वो बिल्कुल वापस आ भी जाती। बहुत बहुत शुक्रिया जी राजस्थान पर बातचीत करने के लिए, कविताओं को सुनाने के लिए आरपी शर्मा आपका, और अनिल अग्रवंशी बहुत बहुत शुक्रिया। और देश के हालातों के बीच में क्या प्रासंगिक बातें हैं वो कविताओं के माध्यम से दर्शकों तक पहुंची हैं, उम्मीद करते हैं अच्छी भी लगेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना हास्य व्यंग्य कवि आरपी शर्मा। आप सभी को अनिल अग्रवंशी का नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर आपको हंसाने, गुदगुदाने और लॉकडाउन में मनोरंजन का तड़का लगाने